नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे रीट लेवल 1 का मैथमेटिक्स और उसकी भी यूनिट सेकंड। और यूनिट सेकंड में हम पढ़ रहे थे गुणनखंड, और गुणनखंड की हमने दो पार्ट हमने पढ़ लिए थे। वीडियो के दो वीडियो हमने पढ़ ली थी जिसमें हमने दो पार्ट पढ़े थे। आज हम बचे हुए प्रश्न इसमें करेंगे। कहने का मतलब गुणनखंड टॉपिक से दो वीडियो आ चुकी हैं। यदि आपने वो वीडियो देख ली है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। उन वीडियो का लिंक जो है वो आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक देखने को मिल जाएगा, और वहां से उस लिंक पर जाकर के आप बाकी जो वीडियो है उनको वॉच कर सकते हैं। तो देखिए, हमने जो दो वीडियो पढ़ी है उसमें हमने क्या पढ़ा है। पहली जो वीडियो थी उसमें हमने संख्याओं के बारे में, अभाज्य है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं और गुणनखंड किसे कहते हैं, गुणनखंड का योग किस प्रकार से निकालते हैं, गुणनखंडों की संख्या। जो दूसरी वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि भाई गुणनखंडों का नहीं, पहली वीडियो में ही पढ़ लिया था। गुणनखंडों का योग, टोटल गुणनखंड कैसे निकालते हैं, गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, ये सब हमने पहली वीडियो में पढ़ा था। और दूसरी वीडियो में हमने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए तीसरी जो वीडियो है ये आज है। जो बचे हुए प्रश्न इन गुणनखंड टॉपिक से जो भी बचे हुए प्रश्न है एलसीएम एचसीएफ के बाद, वो सारे इसी वीडियो के अंतर्गत बताए जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं वहां से जहां हमने छोड़ा था। हमने यहां तक पढ़ लिया था, ये प्रश्न हमने पढ़ लिया था, यहां तक हमने कर लिया था। अब नेक्स्ट देखिए यहां से। ये जो प्रश्न है जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ये प्रश्न 2015 में रीट लेवल 1 में आया था कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। सबसे पहली चीज तो क्या कही है इसने कि वह कैसी होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, और साथ में 10, 12, 15 और 18 से भी विभाज्य हो। देखो, 10, 12, 15 और 18 से भाग अगर हम दें तो पूर्ण रूप से इन सब का उसमें भाग जाए, और साथ में वो पूर्ण वर्ग होने चाहिए। तो यदि हम ऐसी संख्या निकालनी हो कि जिनमें दी हुई सभी संख्याओं का भाग जाए, तो इसका मतलब होता है कि वहां हमें एलसीएम निकालना होता है, क्योंकि जो भी एलसीएम आता है इस एलसीएम में सभी जितनी भी संख्या होती है उन सबका भाग जाता है। ठीक है, इसका मतलब इन चारों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। लेकिन एलसीएम जो आएगा वो हमारा जवाब हो, ये सही नहीं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि साथ में ये भी कहा है कि जो भी संख्या हमारा आंसर होगी वो पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। ये चीज हमें ध्यान देने की है यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं 10 का, 12, 15 और 18 का। सबसे पहले देते हैं 2 का भाग, यहाँ जाएगा 5 बार, यहाँ जाएगा 6 बार, यहाँ जाएगा ही नहीं, और यहाँ जाएगा 9 बार। अब देखिए 2 का भाग नहीं जाएगा, अब हम देते हैं 3 का भाग। 3 का भाग यहाँ तो जाएगा ही नहीं, यहाँ जाएगा 2 बार, यहाँ जाएगा 5 बार, और यहाँ जाएगा 3 बार। वापस से हम 5 का भाग देंगे तो यहाँ जाएगा 1 बार और यहाँ जाएगा 1 बार, बाकी यहाँ पे और यहाँ पे नहीं जाएगा। अब देखो, हमारे पास जो गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3। ये एक, जब भी हम इन सब का गुणा करेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वो संख्या होगी जिसमें इन सभी का भाग जाएगा। साथ में अब पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, तो अब वर्ग जब होगी जब इसके गुणनखंड समूहों के रूप में होंगे, यानी कि जोड़े के रूप में होंगे। तो देखो, 2 और 2 का तो जोड़ा पूरा है, 3 और 3 का भी जोड़ा पूरा है, लेकिन 5 जो है वो अधूरा है। यदि इसमें 5 का गुणा और कर दूं तो ये एक जो भी संख्या बनेगी ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 5 से इसमें गुणा कर दिया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 10 गुणा 10 तो हो गए 100। ठीक है,
और बच गया क्या, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 हो गए 9, तो 9 गुणा 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 900। तो इसका जवाब जो है वो क्या होगा, 900 होगा। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको जो वीडियो है ये किस प्रकार की लगी, आपके जिस उद्देश्य से आपने इस वीडियो को देखने के लिए क्लिक किया है इसके ऊपर, क्या आपका वो उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, या फिर आप अपना जो भी फीडबैक देना चाहें वो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो कि 12, 18, 30 और 9 से पूर्णतः विभाजित हो, ज्ञात कीजिए। वापस से देखिए वही प्रश्न आ गया, लेकिन यहाँ पर वो कंडीशन इसमें नहीं दी है कि वो संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। देखिए केवल ये बात पूछा है कि इन चारों संख्याओं से वो संख्या विभाजित होनी चाहिए, यानी कि एलसीएम निकलेगा। तो 12, 18, 30 और 9, इनका एलसीएम निकालना है। सबसे पहले देंगे 2 का भाग, 2 का भाग जाएगा, यहाँ पे जाएगा 6 बार, यहाँ पे जाएगा 9 बार, यहाँ पे जाएगा 15 बार और यहाँ पे जाएगा ही नहीं। अब देखिए 3 का भाग इन सब में जा रहा है तो 3 का दे देंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजू 15 और 3 तिया 9। फिर दे देंगे 3 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे 1, ये 5 5 5 और 2 ऐसे हो जाएंगे। अब देखिए इसका अगर गुणनखंडों को मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3। तो कितना हो गया, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36 और 36 गुणा 3, 36 गुणा 3 ये आ जाएगा 108। 36 गुणा 3 कितना आएगा, 108। अब देखिए यहाँ पर अगर 108 ऑप्शन में होता तो 100% वही जवाब होता, लेकिन यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है कि जो ऑप्शन में है उनमें से छोटी संख्या पूछी है। तो जो 108 का गुणज होगा, 108 का जो गुणज होगा वही हमारा क्या होगा, 1 मिनट गलती कर दी हमने, यहाँ पे ये 5 है भाई, और इसको शायद मैं 3 लिख गई। हाँ अब देखिए 1 मिनट, ये है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, ये 5 है। तो 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36 गुणा, अच्छा ये तो हो गया 36 गुणा 5, 180। जवाब है इसका 180। चलो एक बार वापस से रिपीट करते हैं इसको। हमारा प्रश्न है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए इन जो 4 संख्याएं दे रखी इनसे पूर्णतः विभाजित हो। सबसे पहले 12, 18, 30 और 9, इन सब का करते हैं गुणनखंड। 12 का जाएगा 6, 8 का जाए 18 का 9, 15 और ये 9 का 9 रहेगा। फिर 3 से देंगे भाग, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजू 15, 3 तिया 9। फिर 3 का देंगे भाग, तो 2 का 2 रहेगा, 3 एकम 3, 5 का 5, 3 एकम 3, यानी कि गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90 और 90 दूनी 180। तो जवाब क्या हो जाएगा, 180। वहां मैं गलती से 3 लिख गई थी 5 की जगह। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 4, 5, 6, 15, 16 से पूर्णतः विभाजित हो। ये जस्ट इससे पहले जो इससे पहले प्रश्न किया था उससे जस्ट पहले किया था उस प्रश्न जैसा है, यानी कि इन सब का क्या निकाल ले, एलसीएम निकाल ले और वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। देखिए 4, 5, 6, 15, 18, इसका करते हैं पहले गुणनखंड। 4 का 2 दूनी 4, 5 से जाएगा नहीं, 3 दूनी 6, 15 का होगा नहीं, 9 दूनी 18। अब करते हैं 3 से, 2 का 2 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, 3 एकम 3, 3 पंजू 15 और 3 तिया 9। फिर करते हैं 5 से, तो यहाँ बच जाएगा 2,
ये 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये 3 का 3 रहेगा। अगर इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिखें तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3, 2 3 5 2 3। अच्छा, ये हो गई संख्या। लेकिन अभी यहाँ पे कह रहा है कि वह संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए तो इसमें क्या कौन सा जोड़ा अधूरा है? देखो 2 2 का जोड़ा पूरा है, 3 3 का पूरा है, तो वापस से 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 3 3 9, वापस से वही आंसर आ गया 900। तो रिपीट तो नहीं हो गया कहीं ये प्रश्न? नहीं, रिपीट नहीं हुआ है, संख्याएं बदली है लेकिन आंसर सेम आ रहा है। कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वह छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या ज्ञात करो जो कि 4, 12, 18 और 25 से पूर्णतः विभाजित हो। 4, 12, 18 और 25 इससे पूर्णतः विभाजित होने वाली पूर्ण घन संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हम देते हैं 2 का भाग, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और ये 25 में जाएगा नहीं। अब वापस से 2 का जाएगा, देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 में जाएगा नहीं तो इसको ऐसे लिख देते हैं। फिर 3 का देख के देखते हैं, 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, इसको यूं की यूं रहने देते हैं। और 25 के अगर हम टुकड़े करेंगे तो 5 गुणा 2 हो जाएंगे, 5 बार चला जाएगा ये, 1 1 3 5, इसको रहने देते हैं ऐसे ही। चलो लिखते हैं। सवाल है हमारा, गुणनखंड जो है वो है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा, यह लिख देती हूँ 5। अब देखिए संख्या कैसी होनी चाहिए? पूर्ण घन होनी चाहिए, तो जोड़े भी 3 3 के बनने चाहिए ना। तो भाई 2 का और 2 का तो एक जोड़ा है, इसमें 2 की कमी है। 3 और 3 का 2 के जोड़े, इसमें भी 3 की कमी है। और 5 और 5 के भी 2 के जोड़े, यानी कि इसमें 5 की कमी है। यानी कि इसका जो मल्टीप्लाई आएगा उसमें इसका मल्टीप्लाई भी ऐड करना होगा। तो देखो ये हो गया 4 और ये हो गया 25, तो 25 चौका 100 और गुणा 9, तो ये तो हो गया 900। 900 में हम इसका मल्टीप्लाई यानी कि 5 दूनी 10 या 30 का मल्टीप्लाई और जोड़े तो कितना हो जाएगा? 9 या 27, यानी कि 27,000। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 27,000। इसका सही जवाब हो जाएगा 27,000। समझ में आ गया? देखो पूर्ण घन संख्या पूछी है तो इसका मतलब जो भी गुणनखंड आए हैं उनके हमें घन के रूप में जोड़े बना लेने। घन होता है किसी भी पावर का, किसी भी चीज की पावर 3, यानी कि पावर 3 का मतलब जैसे 2 के घन की बात करें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 घन कहलाता है 2 का। 2 का घन कितना होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 8। 3 का घन होता है 3 गुणा 3 गुणा 3। पूर्ण घन संख्या वो होगी जिसके गुणनखंड 3 के 3 किसी भी नंबर के 3 मतलब इक्वल टुकड़ों के रूप में आए। तो 2 2 के 2 ही टुकड़े हैं। पूर्ण वर्ग तो मिल गई ये संख्या, लेकिन हमें चाहिए थी पूर्ण घन। तो इसके लिए जो जो चीज कम है, जैसे कि 2 2 ही थे तो 3 करने थे, 2 जो 2 से गुणा कर दिया। 3 2 बार ही आया था, हमको 3 बार चाहिए था तो 3 एक बार 3 से और गुणा कर दिया। 5 भी 2 बार ही आया था लेकिन हमको तो 3 बार चाहिए था तो एक बार 5 से और गुणा कर दिया। तो जो भी संख्याएं कम पड़ रही होती है उनसे गुणा करके जो आंसर आता है वो हमारा आंसर हो जाता है। पूर्ण वर्ग में 2 2 के जोड़े चाहिए होते हैं। चलिए अब देखिए, एक यहाँ पे दो संख्याओं का HCF 12 है, उनका LCM 36 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊं, देखिए मान लो कोई भी दो संख्याएं हैं, माना एक है A और दूसरी है B, और A और B का अगर HCF की बात करें तो HCF एक ऐसा नंबर होगा, मतलब A और B, अगर A और B की ना बात करके मैं यहाँ पे, चलो A और B की बात करें नहीं, P और Q की बात करते हैं हम यहाँ पे। मान लो P एक ऐसा नंबर है, P और Q एक ऐसे नंबर है जिनका HCF है X। HCF क्या है? X है। P का और Q का, दो नंबर है P और Q जिनका HCF है X। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि P और Q में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, कॉमन गुणनखंड जो होता है, हाईएस्ट कॉमन गुणनखंड होता है वो X है। इसका मतलब P है, ये इस तरीके से लिखी जाएगी कि
एक्स तो इसमें आएगा ही आएगा और इसके साथ कोई ना कोई इसका गुणांक होगा, मान लो कि वो ए है। इसी तरीके से क्यू संख्या जो है उसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्स का तो गुणा होगा ही होगा और उसका गुणांक कुछ और भी होगा जो कि मान लो बी है। यानी कि दो संख्याएं हो गई, ए एक्स और बी एक्स, जो कि पी और क्यू थी। अगर इनके एचसीएफ की बात हमने की तो एचसीएफ तो हो गया ये एक्स। फिर एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हमेशा क्या होता है, जो भी कॉमन होता है उसको तो एक बार लिखते हैं और जो बची हुई चीजें होती हैं उन सबको लिख देते हैं, जैसे कि ए गुना बी, तो ये होता है उसका एलसीएम। चलिए, ऐसे अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं एक छोटी सी संख्या लेकर के समझा देती हूँ। जैसे मान लो एक संख्या है 4 और 6। हमने कहा कि 4 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2, जबकि 6 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3। अब अगर मैं बात करूं एचसीएफ की, एचसीएफ में जो चीज कॉमन होती है वो एचसीएफ होता है। देखो 2 और 2 कॉमन है, तो मैंने कहा कि इसका एचसीएफ हो गया 2। फिर मैं कहूं एलसीएम क्या होता है, तो हम ये कहते हैं कि भाई जो चीज कॉमन है उसको तो सबसे पहले लिख दो, लिख दी। अब अब इसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं है, तो दो संख्याओं की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे केवल। अगर इनके अलावा कॉमन नहीं है तो फिर ये 2 भी लिख दो और ये 3 भी लिख दो, तो गुणा हमने 2 भी लिख दिया और ये 3 भी लिख दिया। अगर मैं इस 2 को मान लूं ए और इस 3 को मान लूं बी और जो ये कॉमन है ये है एक्स, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो बन गया ए एक्स और ये बन गया बी एक्स। तो ए एक्स और बी एक्स यदि दो संख्याएं हैं ए एक्स और बी एक्स, तो इनका कॉमन क्या था एक्स, ये तो हो गया एचसीएफ। और देखो ये एक्स, ये जो कॉमन था वो एक्स और ये था ए और ये था बी, ये ए बी एक्स जो है वो क्या हो गया, एलसीएम हो गया ए बी एक्स। अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि यदि इस तरीके के प्रश्न अगर आते हैं कि ये जो, और साथ में एक चीज मैं बता दूं कि ये जो वैल्यू निकल के आती है इसके साथ अगर मैं देखो, अब यहाँ पे एक चीज, एक जो प्रसूत्र है वो और साथ में निकाल के लेके आते हैं। देखो एक बार मैं इसको आगे करके एक बार और दूसरे तरीके से बताती हूँ। हमने यह कहा था कि भाई P एक संख्या है जो ए बी के रूप की ए एक्स है और Q एक संख्या है जो कि बी एक्स है। और एचसीएफ हमने क्या बताया था, एचसीएफ हमने बताया था एक्स। एलसीएम हमने क्या निकाल के बता दिया यहाँ पे, हमने कहा कि एक्स को तो एक बार लिखो और बची हुई संख्या ए और बी है उनको भी लिख दो, ए और बी। देखो यदि मैं इन दोनों संख्याओं का गुणा करूं पी क्यू, तो ये किसके बराबर होगा, देखो ये बराबर होगा ए एक्स गुणा बी एक्स के। अगर इनको हम गौर से देखें तो देखो ए बी एक्स, ए बी एक्स ये तो क्या बन गया, ये तो बन गया एलसीएम। और क्या बच गया, एक्स बच गया, ये क्या है एच सी, ये क्या बच गया एच सी एफ बच गया। बताओ सूत्र बन गया ना ये, किन्हीं दो संख्याओं का गुणा, जो भी जिन दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ की हम बात करेंगे उन दोनों संख्याओं का गुणा किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एक फॉर्मूला है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद रखना है। चलिए अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और क्या प्रश्न कहना चाह रहा है उसको समझते हैं। हमारा प्रश्न ये था कि दो संख्याओं का एचसीएफ तो है 12 और उनका एलसीएम है 36, तो बड़ी संख्या ज्ञात कर। मान लो कि जो हमारी संख्या है एचसीएफ है 12, इसका मतलब हमारी संख्या है ए एक्स और बी एक्स, दो संख्या है इस तरीके से। ए एक्स और बी एक्स दो संख्याएं हैं। हमने कहा कि भाई एचसीएफ यानी ये है 12, इसका मतलब ये एक्स जो है ये है 12। और एलसीएम क्या होता है, अभी अभी हमने बताया कि एलसीएम होता है ए बी एक्स, ए बी एक्स, यानी कि ये जो 36 है ये किसके बराबर है, ये ए बी एक्स के बराबर है और एक्स की जगह लिख दिया हमने 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 12 का इस 36 में भाग दे दे तो ए गुणा बी किसके बराबर मिलेगा हमको, ए गुणा बी बराबर मिल जाएगा 3, 12 3 36, ए बी क्या है 3 है। यहां पर अगर मैं, अब देखिए ए बी 3 है, इसका मतलब है ए और बी का गुणा 3 है। तो ए और बी का गुणा 3 कब कब आएगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, या तो ए का मान 1 हो और बी का मान 3 हो,
यही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब चाहे ए बड़ी है तो ए का मान 1 हो जाएगा, बी 3 हो जाएगा, और बी बड़ी है तो बी का मान 3 हो जाएगा, यही पॉसिबिलिटी है। तो देखिए, पहली संख्या हो गई ए एक्स, यानी कि 12 गुणा 1 बराबर 12। दूसरी संख्या हो गई 3 गुणा एक्स का मतलब 12, तो 3 गुणा 12 यानी कि 36। तो एक्स जो बड़ी संख्या वो कौन सी हो गई, 36, तो इसका जवाब हो जाएगा सी। वैसे तो चलो यहाँ पर देखने से ही पता चल जाता कि 36 ही है, लेकिन क्यों चल जाता, बताओ कैसे चल जाता। देखो, देखने पे पता चल जाता, लेकिन एक प्रॉपर तरीका मैंने आपको बता दिया, क्योंकि संख्याएं तो बिल्कुल सिंपल है तो देखने से पता चल रहा है, लेकिन कुछ संख्या यदि ऐसी दे दी जाए जिसको देखने से पता नहीं चलता हो तो फिर दिक्कत हो सकती है ना। अब देखो, ये देखते ही कैसे पता चल जाता। एलसीएम मैंने कल वाली वीडियो में एक चीज बताई थी आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर के जरूर देख लीजिएगा, ताकि अगर आपने वो वीडियो देख ली तो इस वीडियो को समझने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। देखिए, मैंने ये बताया था कि एचसीएफ जो होता है ना, वो एचसीएफ क्या होता है, जितने भी नंबर होते हैं उनका कॉमन फैक्टर होता है। इसका मतलब इस एचसीएफ का भाग हर एक संख्या में जाता है, जबकि एलसीएम उन संख्याओं का मल्टीपल होता है। तो जितनी भी संख्याएं होती है ना, छोटी हो या बड़ी हो, उन सब का भाग देंगे अगर 36 में, तो पूरा पूरा भाग जाएगा। अब मैं कहूं कि 12, तो 12 का भाग, अब सबका भाग जाएगा, देखो, तो सबका भाग जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम या तो सबसे बड़ी संख्या के बराबर होता है, जिन भी संख्याओं का हम निकाल रहे हैं, या फिर उनसे भी बड़ा होता है, या तो सबसे बड़ा होता है या उनसे भी बड़ा होता है, ठीक है। तो इससे बड़ा नंबर तो यहाँ पॉसिबल है नहीं, तो ये तो खत्म हो गया। अब क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तीनों में भाग जा रहा है इसका। फिर हमने कहा कि भाई एचसीएफ 12 है, तो कॉमन तो 12 होगा। अगर भाई यहाँ पे ए और बी का जो मल्टीपल था, हाँ, यहाँ पे 12 इसलिए नहीं होगा क्योंकि एचसीएफ ही 12 है, तो 100% अगली जो संख्या होगी वो 12 से बड़ी होगी, तो ये भी नहीं होगा। अब 24 का अगर हम बात करें, तो 24 का भाग अगर हम 36 में दें तो नहीं जाता है, 36 में 24 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, तो फिर बच क्या गया, 36 ही बच गया, तो ये इसका जवाब होता है। चलिए, ये समझ में आपको नहीं आता हो तो प्रॉपर तरीका आपको पता होना चाहिए और अच्छे से समझ में भी आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। किन्हीं दो संख्याओं के मध्य अनुपात 3:4 है, यदि उनका एचसीएफ 15 है तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। देखो, अभी अभी मैंने क्या बताया कि P संख्या मान लो AX के रूप की है और Q संख्या जो है वो BX के रूप की है, और हमने कहा कि HCF क्या होता है, इसका X होता है। जब हम HCF हटा देते हैं तो इन संख्याओं का जो अनुपात बचता है वो A अनुपात B ही तो बचता है। क्या बचता है, A अनुपात B। तो वही चीज तो दे रखी है यहाँ पे, ये भाई ये हो गया 3 और ये हो गया 4, और इन दोनों के साथ जो जो भी कट गया जो अनुपात आने से पहले, वो x था, और वो कितना दे रखा है, 15। इसका मतलब ये है 3x और ये है 4x। तो 3x का मतलब 3 गुणा 15, 15 थी 45, और 4x का मतलब 4 गुणा 15, 15 चौके 60, यानी कि 45 और 60 का एचसीएफ 15 दे रखा है। तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 45 प्लस 60 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 105। तो जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है इस प्रकार का, सेम प्रश्न हो, ये जरूरी नहीं है, आंकड़े चेंज हो सकते हैं, बाकी इसी तरीके का प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनना और उसके बाद उसका जवाब देना। देखो, प्रश्न है 80, 120 और 140, तीन अलग अलग छात्रों वाली तीन तीन विषय हैं, जैसे कि गणित, अंग्रेजी और विज्ञान। यानी कि गणित में 80 छात्र हैं, अंग्रेजी में 120 छात्र हैं और विज्ञान में 140 छात्र हैं, कि एक परीक्षा का आयोजन किया जाना है। प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र हैं, प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र हैं और छात्र समान है। एक लाइन बीच में रह गई है यहाँ लिखनी। तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या किसके बराबर होगी। देखिए, प्रश्न यहाँ पे एक लाइन रह गई है बीच में, लिखनी रह गई है, वो क्या है, देखो, कह रहा है कि 3 विषय हैं, गणित, अंग्रेजी और विज्ञान। तीनों विषय में इतने छात्र परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षार्थियों को इस तरीके से कमरों में बैठाना है कि प्रत्येक कमरे में एक ही विषय के छात्र हों और समान संख्या में हो। जैसे मान लो एक कमरे में 10 बैठा रहे हैं तो दूसरे में भी 10, तीसरे में 10, चौथे में 10, इस तरीके से हर एक में 10 बैठाने हो।
तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, यदि यहाँ पे प्रश्न ये पूछा जाता कि भाई 80, 120 और 140 जो छात्र हैं उनको इस तरीके से डिवाइड करें कि हर कमरे में बराबर बराबर छात्र बैठे हैं, तो हमें एचसीएफ निकालना होता। क्योंकि इसके इस तरीके से टुकड़े करने सबके कि भाई सब में, जैसे कि मान लो 10-10 के करते हैं, एक मन में एक सिर्फ मैं वैसे उदाहरण देके बता रही हूँ, 10-10 के करते हैं तो 8 कमरों में ये बैठ जाएंगे, 12 कमरों में ये बैठ जाएंगे और 14 कमरों में ये बैठ जाएंगे, बराबर बराबर बैठ जाएंगे। लेकिन छात्रों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए और कमरों की संख्या न्यून, हाँ, यहाँ पे लाइन नहीं भी लिखी है तो भी चलेगा ये चीज, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि कमरों की संख्या न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो देखो बेटा, कमरों की संख्या न्यूनतम तभी होगी जब वहां पर छात्र अधिकतम बैठेंगे, जब वहां पर छात्र अधिकतम बैठेंगे। यानी कि 10, अगर 10-10 हम बैठा रहे हैं तो 8, 12 और 24, लेकिन अगर हम इसको 20-20 की कंडीशन में भी बैठा दें तो यहाँ पर तो केवल 4 ही लगेंगे, यहाँ 6 लगेंगे और यहाँ पे 7 लगेंगे। इस तरीके से हमारे कमरों की संख्या कम हो सकती है। तो न्यूनतम संख्या कमरों की पूछिए। देखिए, यहाँ पे आपको सवाल को समझना है। सबसे पहले तो अधिकतम छात्र कितने कितने बैठे ये निकाल ले। अधिकतम का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसका निकाल लेते हैं एचसीएफ। किसका? 80, 120 और 140 का। देखिए 80, 120 और 140, इनका निकाल लेते हैं हम। 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा 70। यहाँ पे फिर से 2 से करेंगे। देखो बार बार मैं 2 से करके, और चलो कर ही देते हैं। 2 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 30 और यहाँ आ जाएगा 35। फिर 2 से एचसीएफ निकालना है ना, तो फिर अब 2 से नहीं जाएगा, अब जाएगा, कॉमन फैक्टर है इसका 5, 5 से जाएगा। 5 चौक 20, 5 छंग 30 और 5 सता 5 सता 35। 4, 6 और 7 ये आ गया है। अब भाग आगे नहीं जाएगा तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ यानी कि वो छात्रों की संख्या हो जाएगी 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी कि प्रत्येक कमरे में 20-20 छात्र अगर हम बैठाएंगे तो आराम से सभी कमरों में बराबर छात्र आ जाएंगे। अब कह रहा है कि आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या पूछिए। देखो, अगर 80 छात्रों की संख्या है और उसमें से 20 कमरे, 20 छात्र एक कमरे में बैठाने हैं तो कितने कमरे बनेंगे? 4 कमरे। 120 कमरों में बैठाने हैं तो 6 कमरे बचेंगे। 140 कमरों में बैठाने हैं तो 7 कमरे बचेंगे। यानी कि जो यहाँ पर जो बच गया इन सबको जोड़ दो। 4 + 6 + 7 बराबर 17। तो कितने कमरों की आवश्यकता होगी? 17 कमरों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पर गलती से भी ये जवाब जो एचसीएफ आया है 20 वो मत लगा देना, नहीं तो पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा। सही जवाब क्या है इसका? 17। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। नहीं आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। चलो अगला प्रश्न है। 60, 105 और 135 छात्रों वाले 3 विषयों क्रमशः विज्ञान, अंग्रेजी और गणित की एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है। प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र हैं तो आवश्यक न्यूनतम कमरों की संख्या बराबर होगी। वापस से इसका एचसीएफ निकालिए और नीचे जो बचता है उनका योग कर दीजिए। बस सिंपल सा तरीका है। एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ निकालने के लिए ध्यान रहे भाग उन्हीं का देना है जिसका सभी में जा रहा हो, तीनों में। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का भाग चला जाएगा, तो सबसे पहले हम देंगे 3 का भाग। 3 दूनी 6, 20, 3 तिया 9 और 3 पंजो 15, 35, 3 चौक 12 और 3 पंजो 15। अब देखिए आगे किसका भाग जाएगा? अब जाएगा 5 का। चलिए 5 का दे देते हैं। 5 चौक 20, 5 7 35 और 5 9 45।
अगर एचसीएफ की बात करें तो वो जो कमरों जो छात्रों की अधिकतम संख्या है, अगर वो पूछी होती तो आंसर हो जाता 15। लेकिन यहाँ पे कमरों की न्यूनतम संख्या पूछी है, तो ये जो आया है ना, इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो तो कितना हो गया, 9 और 4 13, 13 और 7 20। अब यहाँ पे मैं इसका ऑप्शन लिखना भूल गई हूँ, कोई बात नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा, 20। कमरों की न्यूनतम संख्या किसके बराबर होगी, 20 के बराबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ क्रमशः 396 और 12 है, तो उनमें से एक संख्या 36 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो अभी अभी बताया था कि यदि दो संख्याएं दे रखी हो तो दोनों संख्याओं का गुणा एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। मैंने कहा था कि एक संख्या पी है और दूसरी संख्या क्यू है, इन दोनों का गुणा किसके बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर। देखो एलसीएम दे रखा है 396, एचसीएफ दे रखा है 12 और एक संख्या दे रखी है 36, यानी कि मान लो पी 36 है तो क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पी से कर देंगे डिवाइड 36 से, 12 तिया 36, 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा 132। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 18 है तथा उनका एलसीएम इतना है, तो दोनों संख्याएं 20 से बड़ी हैं, तो इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया इस प्रश्न में, वापस से हम वही चीज निकाल लेते हैं। क्या, अब क्या निकालना है, देखिए अब वही निकालना है। क्या निकालना है, देखो हमने कह दिया कि एलसीएम होता है ए बी एक्स, एचसीएफ होता है एक्स, तो यहाँ पे ए बी एक्स और एक्स होता है, तो ए बी एक्स यानी कि एलसीएम दे रखा है 1386 बराबर ए गुणा बी गुणा एक्स का मान दे रखा है 18, 18 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, देखो 18 को दे देते हैं भाग, ये कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 एकम 6 और 3 से अगर काटेंगे तो 3 सता 21 और 3 सता 21, 77, यानी कि ए गुणा बी बराबर आ गया 77। अब देखिए 77 के हमें ए गुणा बी है, यानी कि जो अनुपात होगा उन दोनों संख्याओं का ए अनुपात बी, वो ऐसा आना चाहिए कि हम दोनों का गुणा करें तो 77 आ जाए, और दोनों संख्याएं ही किससे बड़ी होनी चाहिए, 20 से बड़ी होनी चाहिए। संख्याएं जो है वो 20 से बड़ी होनी चाहिए। देखो यदि मैं इसके गुणनखंड करती हूँ 1 गुणा 77, तो एक संख्या एचसीएफ है 18, 18 से गुणा करेंगे इसको तो 18 आएगा और इसको 77 से करेंगे तो यही संख्या आएगी, तो ये 18 आ जाएगा, छोटी वो तो होगी नहीं। उसके बाद जो सेकंड जो टुकड़ा बचता है वो बचता है 7 गुणा 11 का। 7 को 86 18 से गुणा कर सकते हैं, ये ए है और ये बी है, तो ए एक्स करेंगे तो 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको बी एक्स करेंगे तो 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 18 गुणा 7 करते हैं तो 8 7 56, 126, और दूसरी संख्या हमारी बनती है 11 8 88, बच गए 8, 11 और 8 19, 198। इन दोनों का योग पूछा है, दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो योग कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 9 और 2 11 और 1 12, 2 और 1 3, 324। ये रहा ऑप्शन सी 324। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इन्हीं तीन संख्याओं के मध्य अनुपात एक, 2 और 3 का अनुपात है, यदि उनका एलसीएम 72 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखो एचसीएफ मान लो एक्स है, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ मान लो एक्स है, तो एक्स है तो संख्याएं क्या हो जाएगी, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करें इसको और इसको, तो 1x 2x और 3x, और एलसीएम फिर क्या होगा, एलसीएम मैंने बताया था ए गुणा बी गुणा सी गुणा एक्स, तो ए गुणा बी गुणा सी गुणा एक्स यानी कि 1x 1 गुणा 2 गुणा 3, ए बी और सी है ये, तो 1 गुणा 2 गुणा 3, 2 तिया 6, 6x हो गया, ये 6x बराबर 72, तो x की वैल्यू आ जाएगी बट्टे 6, 12 6 72, x की वैल्यू आ गई 12, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, ये हमारी तीनों संख्या होंगी 12 24 और 36। तो सबसे बड़ी संख्या पूछिए, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 36, तो ऑप्शन आ जाएगा इसमें सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 45 गुना है। यदि पहली संख्या 125 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो जहां की एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है, 1150 है। देखो वही वापस से वही चीज कर लेते हैं। संख्या है, एक है ax और दूसरी है bx और एचसीएफ हो गया x। अब कह रहा है कि उनका एलसीएम उनके एचसीएफ का 45 गुना है। और एलसीएम क्या होता है, फिर एलसीएम होता है ए बी एक्स, एचसीएफ का 45 गुना है, यानी कि एलसीएम जो है ए बी एक्स ये 45 गुना एक्स है, एचसीएफ एक्स है। तो इसका मतलब हो गया कि ए बी बराबर कितना आ गया, ए बी बराबर आ गया 45। ठीक है, ए बी बराबर 45, ए गुना बी बराबर 45। यदि पहली संख्या 125 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। पहली संख्या 125 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो जिस जहां उनके एलसीएम और एचसीएफ का योग, एलसीएम और एचसीएफ का योग से मतलब हो गया, एलसीएम हो गया ए बी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 1150। यहां से अगर मैं एक्स कॉमन ले लूं तो ये बच जाएगा ए बी प्लस एक बराबर 1150। और ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 45। 45 प्लस एक हो गया 46। अगर इसमें मैं 46 का भाग दूं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1150 है। इसको काट दूं मैं 2 से तो 23, यहाँ आ गया 5 और ये हो गया 7 दूनी 14 और 5। यहां से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कितनी बार जाएगा, 23 दूनी 46, 23 दूना 46, यहाँ से 46 घटाऊंगी तो बचेगा 11, 115 और 23 पंजू 115, यानी कि x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 25 आ गई। अब कह रहे हैं कि एक संख्या 125 है, एक संख्या 125 है, मान लो ax बराबर 125 है तो x बराबर कितना दे रखा था, 25, तो 25 का इसमें भाग दे देंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 पंजू 125, a की वैल्यू आ गई 5। अब देखो a की वैल्यू यहाँ पे 5 है और यहां से अगर मैं करूं वापस इसको, पहली संख्या 125 आ गई। यहां से अगर मैंने कहा कि ax 125 आ गई, ये 125 तो बच गया केवल b और ये किसके बराबर है, 45। 45 x के बराबर है ना, 45। और x का मान यहाँ पे कितना निकाल दिया हमने, x का मान हमने निकाल दिया 25, ये 25। तो यहां से हो गया 25 पंजू 125 और यहां से काट देंगे तो ये हो जाएगा 9, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो bx कितना हो जाएगा, 9 गुणा x का मान 25, 25 नमा 225, तो इसका जवाब हो जाएगा 225, ऑप्शन ए। काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न था, समझ में आपको आया होगा, नहीं आया हो तो वापस से एक बार रिपीट करूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप कमेंट करके कहेंगे कि हमें समझ में नहीं आया तो वापस से इसको मैं रिपीट कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तथा 6, 7, 8 और 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं तो कितने सेकंड बाद वो एक साथ बजेगी। जब भी इस तरीके का प्रश्न आए तो वहां पे हमें एचसीएफ निकालना होता है। तो 6, 7, 8, सॉरी एलसीएम निकालना होता है, 9 और 12 हमें निकालना है इनका एलसीएम। सबसे पहले देंगे 2 का भाग, 3, 7, 4, 9 और 6। अब दे देंगे 3 का, 1, 7, 4 का 4 रहने देंगे, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2। फिर जाएगा 2 का, यह भी दे सकते थे लेकिन नहीं दिया, कोई बात नहीं। 2, 3 और 1 कर दो इसका मल्टीप्लाई। 2 गुणा 3 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा ये रहा 2। उसके बाद
3 × 3 × 7, 3 × 3 × 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 3 = 24, 24 × 3 = 81, 24 × 3 = 81 का समझ लोगे, 24 × 3 = 72, 72 × 7, 7 दूनी 14, 7 × 7 = 49 और 1 50, 504 सेकंड बाद। कितने सेकंड बाद वो पुनः एक साथ बजेंगी? 504 सेकंड बाद वो एक साथ बजेंगी। नेक्स्ट, 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ होती हैं यदि ये घंटियां क्रम से 2, 4, 6, 10, 12, 24 सेकंड के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो कितने मिनट बाद, कितने सेकंड बाद वो वापस से बजेंगी, इसके लिए तो निकाल लेते हैं एलसीएम। 2, 4, 6, 10, 12, 24। सबसे पहले दे 2 का, तो 1, 2, 3, 5, 6 और 12। फिर वापस से दे 2 का, 1, 1, 3, 5, 3, 4। फिर दे 3 का, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4। तो कितना आ गया ये एलसीएम, कितना आ गया इसका? एलसीएम आ गया 2 दूनी, यहाँ से देखो 5 जब भी आ जाता है तो वो हमको इजी कर देता है। 5 चौक 20, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 × 20 240। 240 सेकंड बाद वो पुनः बजेगी। 240 सेकंड का मतलब कितनी मिनट हो गई? 1 मिनट में होती है 60 सेकंड, तो कितनी हो गई? 6 चौक 24, 4 मिनट बाद वो पुनः बजेंगी। 4 मिनट बाद पुनः बजेंगी वो, तो 30 मिनट में कितनी बार बज जाएंगी? सही तो किया है ना हमने। ठीक है, 4 मिनट में पुनः बजेंगी, यानी कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी वो? 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी? 4 मिनट का भाग दे दो, यहाँ से आ जाएगा 15/2, यानी कि चलो यूँ देख लो, 7.5, 7.5 बार तो बज नहीं सकती। देखो 4 एक साथ बजेगी, फिर 4 मिनट में एक बार बजेंगे, तो यानी कि 4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28। 7 बार तो पूरी बज जाएंगी, लेकिन 8वीं बार वो नहीं बज पाएंगी। लेकिन 7 बार तो ये पूरी बजेंगे, एक बार पहले 7 बजे, तो 3 मिनट में टोटल 8 बार वो बज चुकी होंगी। 3 मिनट में कितनी बार बज चुके होंगे? 8 बार। 7 मिनट मतलब 7 बार तो बज चुकी है, लेकिन 8वीं बार वो 32वीं मिनट में बजती है, लेकिन 30 मिनट की हम बात कर रहे हैं। तो एक सबसे पहले 7 बजी थी, वो इसमें काउंट नहीं होता है, तो टोटल 8 बार बजेंगी 30 मिनट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। शाबाश, काफी बड़ा प्रश्न है, देखने में बड़ा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी प्रश्न होगा। ध्यान से देखिए। एक परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाएं पैक करनी है। ए ने कहा कि यदि 40 पुस्तिकाओं के पैकेट बनाए जाएं तो कोई भी पुस्तिका नहीं बचती है, तथा बी कहता है कि यदि 30 पुस्तिकाओं के पैकेट बनाए जाए तो भी कोई पुस्तिका शेष नहीं बचती है। सी कहता है कि 50 पुस्तिकाओं के पैकेट बनाए जाए तो भी कोई पुस्तिका शेष नहीं बचती है। तो उस परीक्षा में न्यूनतम कितनी पुस्तिकाएं पैक करनी थी, यानी कि टोटल जो पुस्तिकाएं थी वो कितनी थी? देखो एक चीज ध्यान से सुन लेना, वापस से बिल्कुल प्रश्न को देखते समझ में आ रहा है कि कोई भी संख्या रही होगी, यदि 40 पुस्तिकाओं के पैकेट बनाने हैं, इसका मतलब यदि इसमें 40 का भाग देते हैं तो भी भाग पूरा पूरा जाता है, तो भी भाग पूरा पूरा जाता है। यदि इसमें हम 50 का भाग देते हैं तो भी पूरा पूरा जाता है, और 30 का देते हैं तो भी पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब ये जो आया होगा, ये इन तीनों का क्या होगा? एलसीएम होगा, 40, 50 और इनका तो 10 का। अगर हम देखो, सीधा 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 सवाल करो, हमको आंसर से मतलब है, हमको बिल्कुल तरीके से मतलब नहीं है। तो यदि हम इसमें 10 का भाग दें तो 4, 5 और 3 आता है, 4, 5 और 3 आता है। इसका मतलब इन सभी का गुणा ही क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 × 10 600, यानी कि जो उत्तर पुस्तिकाएं थी वो कितनी होंगी? 600 होंगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 गुणा 5
आगे है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7, 2 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 2 का एलसीएम क्या होगा। देखिए एलसीएम निकालते हैं तो अधिकतम पावर लिखते हैं, अधिकतम पावर लिखते हैं, अधिकतम घात लिखते हैं, अधिकतम घात लिखते हैं। और एचसीएफ निकालते हैं तब न्यूनतम घात लिखते हैं। ये याद रखना है बस। एलसीएम के टाइम अधिकतम घात लिखनी है, एचसीएफ के टाइम न्यूनतम लिखनी है। तो अब आ जाओ यहाँ पे, 2 की पावर अधिकतम कितनी है, 2 की पावर 3 2 1, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 3 4, तो 3 की पावर 4, 5 की पावर 1 2, 5 की पावर 2। उसके बाद यहाँ तो नहीं है लेकिन 7 की पावर 2 यहाँ है, तो 7 की पावर भी 2। तो जहां भी ये लिख रखा है ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो ये रहा ऑप्शन सी, 2 की पावर 3, 4 की पावर 3 की पावर 4, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2। सेम ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट है। अब की बार न्यूनतम घात लिखनी है। 2 की पावर 2, देखो 2 इन इसमें है, इसमें नहीं है तो 2 नहीं लेना है। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, तो 3 की पावर न्यूनतम है 2। 5 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, तो 5 की पावर कितनी है, न्यूनतम 2। 7 इनमें नहीं है तो 7 नहीं लेना है। तो जहां भी ये लिख रखा है यही एचसीएफ हो जाएगा। तो 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, हाँ देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये। 4 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड क्यूब, नेक्स्ट है 6 एक्स क्यूब जेड की पावर 4 और वाई की पावर 4 और जेड की पावर 6, और नेक्स्ट है 8 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 5 रेस टू 5 वाई रेस टू 5 और जेड रेस टू 2। इनका एलसीएम निकालना है। सबसे पहले तो संख्याओं का एलसीएम निकालना। 4 6 और 8, देखो 4 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो जाएगा 2 बार 3 4, इसका वापस से 2 बार चला जाएगा, यानी कि 1 3 और 2, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 24 तो ये आ गया। अब अधिकतम घात लिख दो। देखो x की अधिकतम घात है 3, तो x की अधिकतम घात 3, y 2 4 और 5, तो y की घात हो जाएगी 5, z की पावर 3 6 और 2, तो z की पावर हो जाएगी 6। ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। 24 एक्स क्यूब वाई की पावर 5 जेड की पावर 6, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो मेरे हिसाब से कोशिश मैंने ये की है कि कंप्लीट जितने भी एलसीएम एचसीएफ से संबंधित प्रश्न बन सकते थे वो सब मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। फिर भी यदि कोई प्रश्न इसमें रह गया हो किसी टाइप का, और अगर आपको वो नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं वो प्रश्न जरूर करवा दूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।